हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ लिनक्स की बेसिक कमांड्स जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं। और कमांड लाइन इंटरफेस पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली रूटीन में ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होती है। सो चलें, इसके लिए हमारे पास एक हम ना इसको प्रैक्टिकल करेंगे। एक लिनक्स सर्वर है उबंटू बेस्ड, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है मेरे पास। तो मैं उस पे साथ साथ इसको प्रैक्टिस करता हूँ और आप साथ साथ देखते जाइएगा। और स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये पहली कमांड है एलएस की। एलएस की कमांड हमारे पास क्या करती है कि वो हमें डायरेक्टरी का जो बेसिकली अभी मेरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी जो है, मैं ट्रेनिंग के फोल्डर में हूँ। लिनक्स के फोल्डर जो है उसमें लिस्ट करती है डायरेक्टरी को और फाइल्स वगैरह जो भी है, कंटेंट वगैरह। सो चलें, इसके दो तीन वेज हैं। तो किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं एलएस की कमांड को। सबसे पहले तो एक सिंपल एलएस है। ये कुछ मैंने कंटेंट रखा हुआ है अपनी डायरेक्टरी में, एलएस है। फिर उसके बाद एलएस इसका एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ऑप्शन कहते हैं, स्विच भी कह सकते हैं हम। ls-l ये हमें कुछ इस तरह शो करा देगी परमिशंस के साथ, ऑनरशिप वगैरह के साथ और डेट के साथ। तो ls-l। और अगर हम इसको यूज़ करें ls-l आगे ए भी लगा देते हैं, ए हमारे पास हिडन फाइल्स को शो करने के लिए होता है। तो जी, इसने कुछ हमारे पास जो दो हिडन फोल्डर्स थे वो शो करा दिए, .dir3 .dir4। तो ये हमारी कमांड ls-l a। और मज़ीद आप इसको डिटेल में देख सकते हैं यूजिंग मैनुअल। एलएस कमांड का मैनुअल भी होता है हर लिनक्स में। एक हर कमांड का मैनुअल होता है साथ। अगर मैनुअल ना हो उस कमांड का अवेलेबल, तो आप उस कमांड को कमांड नेम लिखते हैं और हाइफन हाइफन हेल्प भी लिख सकते हैं, तो वो आपको शो करा देता है। तो मैनुअल पेज के साथ हम अगर एलएस करें तो ये हमें उसके ऑप्शंस फर्दर डिटेल में दे देगा, जस्ट लाइक एन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट कमांड बेसिकली अभी एलएस की हो गई और नेक्स्ट कमांड हमारे पास सीडी की है। सीडी की जो बेसिकली कमांड है वो चेंज डायरेक्टरी के लिए होती है। इसकी भी कुछ ऑप्शंस होती हैं जो यूज़ कर सकते हैं आप। सीडी बेसिकली सीडी dir1 में करता हूँ तो सॉरी, dir1 है। ठीक है, सीडी dir1, मैं dir1 में आ गया हूँ। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। और अगर मैंने वापस अपनी बैक डायरेक्टरी में आना है, तो मतलब बैक नहीं, प्रीवियस डायरेक्टरी में जहाँ पे मैं पहले था, तो मैं हाइफन यूज़ कर सकता हूँ सीडी के साथ। तो मैं अपनी जो प्रीवियस डायरेक्टरी थी वो आ जाऊँगा, बेशक वो किसी और पाथ पे भी हो। तो सीडी स्पेस हाइफन के साथ हम प्रीवियस डायरेक्टरी में आ जाते हैं। अगर बैक आना है एक स्टेप या एक डायरेक्टरी बैक आना है तो डॉट डॉट यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस टाइम अपनी रूट डायरेक्टरी में हूँ। सो pwd यूज़ करूँगा तो मुझे पाथ शो करा देगा /रूट। मैं पहले ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग से एक स्टेप बैक आ गया, तो इसने मुझे ट्रेनिंग से बाहर रूट में ले आया। ठीक है, सीडी पे अगर मैं दो डायरेक्टरीज बाहर आना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं dir1 में हूँ और मैं डायरेक्ट रूट में जाना चाहता हूँ, या तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है, पाथ दे सकता हूँ, या मैं cd डॉट 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 दो दफ़ा डॉट डॉट यूज़ कर लूँगा, तो मैं /रूट पे आ जाऊँगा। ये सीडी की कुछ कमांड्स थी। तो मैं दोबारा ट्रेनिंग में आ जाता हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो है वो pwd की है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। सो हम जिस डायरेक्टरी में करंटली हैं उस डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ वो शो करा देगा। अभी मैं ट्रेनिंग की डायरेक्टरी में हूँ तो ट्रेनिंग का पाथ ये शो करा देगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो है मेक डायरेक्टरी की है, mkdir से हम डायरेक्टरी बनाते हैं। डायरेक्टरी नेम दे दें कोई भी, डायरेक्टरी नेम 1।
तो ये ट्रेनिंग के फोल्डर में डायरेक्टरी नेम 1 के नाम से एक डायरेक्टरी MKDIR ने बना दी। इसके भी कुछ स्विच हैं, मतलब -p परमिशन सेम करने के लिए, या मैं आपको बताता हूँ, पेरेंट के लिए होता है आई थिंक MKDIR। सो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, -p पेरेंट्स के लिए होता है, और नो एरर इफ एग्जिस्टिंग मेक पेरेंट डायरेक्टरीज एज नीडेड। ये यूज़ होता है स्विच, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के साथ। इसको क्विट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेनिंग के अंदर एक फोल्डर बनाना है ABC, और ABC के अंदर XYZ, लेकिन XYZ को बनाने के लिए मुझे ABC चाहिए, तो मैं MKDIR-P के साथ दो डायरेक्टरीज इकट्ठी बना सकता हूँ। ट्रेनिंग के अंदर हूँ तो ABC स्पेस XYZ, ये पहले ABC क्रिएट करेगा, ABC के अंदर XYZ को भी क्रिएट कर देगा। अगर मैं देखूँ ABC क्रिएट कर दी, ABC के अंदर XYZ भी क्रिएट कर दी, तो -p की ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं MKDIR के साथ मल्टीपल डायरेक्टरीज एक ही चेन में अगर बनानी हो हमने। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास है, इसका भी आप मैनुअल देख सकते हैं MKDIR का भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। सो टच फाइल है, जो बेसिकली टच फाइल हमारी यूज़ होती है फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं टच यूज़ करता हूँ, कमांड टच फाइल नेम 1 या फाइल नेम 11.txt या कुछ भी, साथ कोई और भी आप दे सकते हैं, किसी प्रोग्रामिंग फाइल की भी, लाइक .php भी कर सकते हैं एक्सटेंशन के साथ। सो फाइल नेम 1.txt, इसको आप पढ़ें। फॉर एग्जांपल इसमें कोई कंटेंट लिख दें, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, सॉरी, इसको मैंने राइट क्लिक किया, सेव किया, सो ये हमारी फाइल क्रिएट होगी। विम के थ्रू मैंने उसमें कंटेंट ऐड कर दिया। अच्छा, कॉपी बेसिकली इधर मैं अगर एक डायरेक्टरी बनाऊं, डायरेक्टरी 555 ABC के अंदर, तो मैंने फाइल 1 को कॉपी करना है डायरेक्टरी 555 के अंदर। फाइल नेम 11.txt को मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टरी 555 के अंदर, तो इसकी एक कॉपी मेरे पास इधर आ जाएगी। ये बैकअप लेने के लिए होता है। समटाइम्स हम अगर किसी फाइल में चेंज कर रहे हैं तो उसका बैकअप ले लेना चाहिए किसी और पाथ में, और उसको वहाँ पे रख देना चाहिए। सो ठीक है, हमारा फाइल नेम 11.txt का बैकअप आ गया। मैं एक स्टेप बैक आता हूँ ABC में दोबारा, और CP अगर आपने फॉर एग्जांपल एक स्टेप और बैक आता हूँ, अगर मैंने कंप्लीट ABC को CP करना है इंक्लूडिंग फाइल्स जो इसके अंदर हैं और सब डायरेक्टरीज जो ABC के अंदर अगर कोई हैं, तो अगर मैं ABC को प्रिंट करूं तो देख लेते हैं जी, डायरेक्टरी 555 इसकी सब डायरेक्टरी है, XYZ भी। सो ABC को मैं कंप्लीट कॉपी करता हूं किसमें, DIR नेम 1 में, CP-R ABC DIR नेम 1, ठीक है। ये हमारी ABC कंप्लीट इंक्लूडिंग सब फोल्डर्स एंड फाइल्स डायरेक्टरी नेम 1 में हमारे पास आ जाएगी। अब हम डायरेक्टरी नेम 1 को प्रिंट करते हैं कि इसका कंटेंट क्या है। जी, ABC आ गई। मैं डायरेक्टरी नेम के अंदर जाता हूँ, डायरेक्टरी नेम 1 ABC, तो हमारे पास देखें वही कंटेंट इधर भी आ रहा है, और वही कंटेंट हमारे पास पीछे भी पड़ा हुआ है जो ABC ट्रेनिंग के फोल्डर में है। ABC उसके अंदर भी है, सेम चीज़ें, ठीक है। सो इस तरह हम कॉपी बैकअप रख सकते हैं CP को -R के साथ रिकर्सिवली। ठीक है, CP की कमांड भी हो गई, और अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो आई थिंक आप R के साथ वर्बस भी V का भी स्विच लगा सकते हैं, वो आपको फाइल्स भी दिखा देगा कौन कौन सी कॉपी की हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, DIR1 को यहाँ DIR2 में कर देता हूँ कॉपी में, -R V, और ABC कंप्लीट कॉपी करनी है, सोर्स आगे टारगेट फोल्डर है, DIR2 में रखता हूँ इस दफ़ा मैं।
सॉरी, ये अभी एरर दे रहा है। CP-RV ABC। ओह सॉरी, मैं ऑलरेडी ABC के अंदर था, सो मुझे ये अब यूज़ करना देगा। जी, ये आपको इसने शो कराया सबसे पहले डायरेक्टरी टू ABC, ABC XYZ, ABCDIR5 उसने कॉपी की उधर। ये साथ आपको सारा शो करा रहा है कंटेंट। अगर ये 1000 ऑफ लाइन भी हो तो ये सारी शो कराएगा आपको, ठीक है, और टाइम लेगा थोड़ा सा। ठीक है, CP की कमांड हमारी हो गई। MV की कमांड क्या करती है, बेसिकली CP की कॉपी करती है तो MV की मूव कर देती है। MV की कमांड हमारे लिए यूज़ होती है, बेसिकली रीनेमिंग के लिए भी यूज़ होती है, और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं MV की कमांड यूज़ करता हूँ फाइल 1 को रीनेम करने के लिए फाइल 2। ठीक है, फाइल 1 हमारी रीनेम हो गई एज अ फाइल 2। ठीक है, अब मैं इसको MV, इसी तरह फोल्डर को भी रीनेम कर सकते हैं। MV ABC को अगर मैं करूँ रीनेम, ABCD कर दूँ अगर इसको ABC, पहले सोर्स आएगा, फिर आगे जो रीनेम करना वो नेम आएगा ABCD। तो अब मैं देखता हूँ इसी डायरेक्टरी में उसने ABC को ABCD डायरेक्टरी नेम कर दिया, ये इसने मूव किया। इसी तरह ये तो होगी रीनेमिंग के केस में। अगर हमने इसको आगे लेके चलना है, मूव करना है एक डायरेक्टरी को किसी दूसरी डायरेक्टरी में या किसी दूसरी लोकेशन पे, तो वो कैसे करना है, हमने इसको कंप्लीट dir2 MV dir2। अब dir2 जो फोल्डर है, मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ ABCD के अंदर। तो अब देखते हैं क्या करेगा ये, ABCD। ठीक है, हम ये देखते हैं इस ABCD के अंदर हमारे पास dir2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास dir2 आ गया, और dir2 यहाँ से हमारे पास रिमूव हो गया ट्रेनिंग से। अब हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, हमने यहाँ से कॉपी किया था dir2, यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे पास MV की कमांड काम करती है, मूव मूव के लिए करती है और रीनेमिंग के लिए करती है। ठीक है, ये भी काफ़ी यूज़फुल कमांड है डेली रूटीन में अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़ करते हैं, और शेल स्क्रिप्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं आप इस तरह की कमांड्स। बेसिक कमांड से ही बेसिकली कम्बिनेशन बना के ही शेल स्क्रिप्ट बनता है। अच्छा, आर एम की कमांड बेसिकली रिमूव करने के लिए होती है कंटेंट को। अगर मेरे पास ये फाइल है फाइल 2, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, इसको सिंपल मैंने फाइल 2 का नाम दिया। ठीक है, अगर अब मैं देखता हूँ तो फाइल 2 मेरे पास रिमूव हो गई है। अगर डायरेक्टरी को भी करना है तो आप सिंपल इसको rm हाइफन रिकर्सिवली करना है तो rm-rf, और आप सिंपल ABCD करें, सॉरी rm-rf ABCD। ठीक है, वो RF था वहाँ पे गलती से। अब ABCD भी हमारी कंप्लीट रिमूव हो चुकी है। ठीक है, RM की कमांड इसलिए यूज़ होती है और रिमूव करने के लिए। आगे नेक्स्ट कमांड है हमारे पास फाइंड की कमांड बेसिकली सर्च फॉर फाइल एंड डायरेक्टरीज के लिए यूज़ होती है, सर्चिंग के लिए। मतलब किसी भी पाथ पे लिनक्स में, लाइक अगर आप पूरे फाइल सिस्टम में कुछ सर्च करना चाह रही हैं कि पूरे फाइल सिस्टम में मैं सर्च करूं कि ये फाइल्स कहाँ कहाँ पड़ी हैं फाइल नेम के नाम से। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक फ़ाइल बनाता हूँ, फाइल 11.txt ट्रेनिंग के फोल्डर में। अब मैं इसको फाइंड करता हूँ पूरे, अगर मैं पूरा दूंगा तो ये बहुत टाइम, मतलब थोड़ा टाइम लेगा, लोडिंग करेगा। ज़ाहिर बात है, पूरे फाइल सिस्टम में रूट में लिनक्स के काफ़ी सारी डायरेक्टरीज़ हैं और उनकी सब डायरेक्टरीज हैं, सारों को बारी बारी रीड करेगा। तो हम इसको ज़रा स्पेसिफिकली कर लेते हैं, हम इसको रूट के अंदर ट्रेनिंग के फोल्डर में फाइंड करते हैं। ठीक है, हाइफन नेम, और मैं आगे फाइल का नेम देता हूँ फाइल 11.txt। अब ये देखते हैं फाइंड करके लाता है। सॉरी, इसने फाइंड रूट ट्रेनिंग पाथ मैंने सही दिया। हम्म,
अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो क्या कहता, फाइंड, इसको मैं यूँ करूँ, हाइफन नेम फाइल डबल वन डॉट स्टैटिक। ओके, ये आई थिंक कुछ हम मिस कर रहे हैं। हम्म, चलिए इसको मैं देख लेता हूँ। बेसिकली ये इसका हम मैनुअल देखते हैं, ठीक है। ये फाइंड की कमांड बेसिकली मैं आपको इसके मैनुअल से भी हम आइडिया लगा सकते हैं, एग्जांपल भी दी होती है मैनुअल में, और ये आपको मैनुअल देखना भी आ जाएगा। अ, ठीक है, चलें अब हम इसकी हेल्प भी देख लेते हैं। हेल्प में थोड़ा सा कम कंटेंट दिया होता है, ठीक है। सो ये इसका आइडिया दिया हुआ है कि फाइंड वर्जन, फाइंड, एक मिनट यहाँ पे, चलें इसको हम ना लेटर अपनी वीडियोस में जो एडवांस टॉपिक के साथ है वो उसमें हम ये कमांड यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट कमांड हमारी है ग्रेप, ठीक है। ग्रेप की कमांड बेसिकली फ़ाइल का कंटेंट सर्च करने के लिए होती है। अगर मैं कुछ लिखता हूँ फाइल वन डॉट टी एक्स टी में, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, नीचे कुछ लिखा और हेलो, हेलो, ठीक है, हाय, हाय, ठीक है। ये मैंने कुछ लाइंस में कंटेंट लिख दिया फाइल में। अब मैंने इसको ग्रैब करना है, मैं हाई पहले ग्रैब करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास हाई नहीं लेके आया। अगर मैं हाइफन वी के साथ ग्रैब करूँ तो फिर देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। ये सारा ही ले आया। अगर मैं ग्रैब करूँ हाई फाइल वन, ये हाई एग्जैक्टली कैप्स में जो था मैंने मेंशन किया वैसे ले आया। और अगर हम इसके स्विच देखें ग्रैब के, तो यहाँ पे आपको स्विच भी बता देगा, वी फॉर वर्जन, ई एक्सटेंडेड ग्रुप, एफ फिक्स स्ट्रिंग्स वगैरह, पैटर्न्स वगैरह डिफाइन करके अगर आप करना चाहें तो। फिर हमने यूज़ किया था हमने क्या यूज़ किया था, वी। सो देखते हैं वी किस लिए यूज़ होता है। हाइफन वी होता है इन्वर्ट मैच। सो इन्वर्ट द सेंस ऑफ मैचिंग टू सेलेक्ट नॉन मैचिंग लाइंस। ओके, इसलिए उसने सारी शो करा दी हमें। तो एग्जैक्ट मैच देखना हो तो उसका भी हमारे पास स्विच है। हाइफन आई से क्या होता है हम दोबारा देख लेते हैं। ये आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं इसका सारा। मैं दोबारा इसको ज़रा करता हूँ मैन, और हाइफन आई में ये क्या बता रहा है, इग्नोर केस, इग्नोर कर सकते हैं फाइल और ये सारा, वी इन्वर्ट नो। यहाँ से आप सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं। मतलब एक एक कमांड की आपको यहाँ पे मैनुअल के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। अगर मैनुअल में नहीं अवेलेबल तो आप इसको हेल्प से ले सकते हैं। सो ग्रैब का मैं बता रहा था कि फ़ाइल का कंटेंट सर्च करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपने हेलो लिखा, हेलो, ठीक है, और फाइल नेम दे दिया। सो ये आपको जितनी दफ़ा भी हेलो फाइल में है उतनी दफ़ा प्रिंट करवा देगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये स्ट्रिंग एफ डी एस ए करता हूँ खाली, ग्रैप एफ डी एस ए और फाइल वन, सो ये मुझे एफ डी एस ए जितनी दफ़ा था उसने वो ले आया, ठीक है। तो ग्रैप इसलिए यूज़ होता है। और अगर हम आगे नेक्स्ट कमांड देखें अपनी, तो कैट की है कमांड। कैट बेसिकली कंप्लीट कंटेंट होता है, वो प्रिंट कर देता है स्क्रीन पे फाइल का। लेकिन अगर लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स हों तो वो फिर टाइम लेता है। कैट, सॉरी, फाइल, ये नेम मैंने तरह गलत दिया, इसको रीनेम करते हैं
फिली मैंने लिख दिया, फाइल 11.txt कर देते हैं इसको, ठीक है, ये रीनेमिंग होगी फाइल के नेम की। सो ठीक है, कैट करते हैं फाइल डॉट टी एक्स टी। सो कंप्लीट फाइल का कंटेंट स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा, लेकिन ये हम यूज़ इसलिए नहीं करते, कर भी सकते हैं आप, इशू तो कोई नहीं है, लेकिन अगर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस हैं एक फ़ाइल में, सो फिर वो लोड करने में टाइम लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डॉट सीक्वल की फ़ाइल कोई लेते हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट से, आपने उसमें कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अगर वर्डप्रेस का करते हैं आप कुछ बैकअप डाउनलोड करके तो चेंज करना है, तो समटाइम्स कुछ लोग ऐसे ही कैट कर देते हैं फाइल को, तो वो लोडिंग में काफ़ी टाइम लेता है। सो उसका भी एक एडवांस जो फास्टेस्ट वे है, ट्रिक है, वो आप सेड की कमांड से यूज़ कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उसमें, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। बेसिक कमांड्स की वीडियोस है ये, सो इस वजह से वो अभी इसमें इंक्लूड नहीं की, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। कैट की कमांड का आपको आइडिया हो गया। लेस की कमांड भी बेसिकली इसीलिए ही यूज़ होती है फाइल का कंटेंट रीड करने के लिए, लेकिन ये करता है अगर ह्यूज नंबर ऑफ लाइंस लाइक हंड्रेड्स में है या थाउजेंड्स में है एक फाइल का, सो ये पेज बाय पेज आप इसको रीड कर सकते हैं यूजिंग लेस। तो ये स्टार्ट से स्टार्ट होता है, फाइल के स्टार्ट फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, और ये पेज बाय पेज नीचे जाता है लास्ट लाइन तक। इसको आप स्पेस बार की से पेज बाय पेज इसको नेक्स्ट पेज पे ले जा सकते हैं। तो क्यू से क्विट करेंगे इसको। इसी तरह हमारे पास सॉरी नेक्स्ट कमांड है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है हेड की। हेड बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो फाइल का कंटेंट है वो स्टार्ट से शो कराता है, स्टार्ट फर्स्ट लाइन से, और इधर आप मेंशन कर सकते हैं स्विच वगैरह हेड के साथ, हाइफन एन नंबर ऑफ लाइंस बता सकते हैं कि मुझे कितनी लाइंस शो हों, 10 हों या 100 हों फर्स्ट गो में। फाइल अगर थाउजेंड ऑफ लाइंस की है या हंड्रेड ऑफ लाइंस की है, तो आप उसको नंबर ऑफ लाइंस भी मेंशन कर सकते हैं किसी फाइल को रीड करने के लिए। सो ये बेसिकली यूज़ होता है अगर आपने कोई लॉग फाइल पढ़नी है, और लॉग फाइल मोस्टली जो होती है ना टेल के थ्रू रीड की जाती है, क्योंकि जो लेटेस्ट फ्रेश लॉग्स आ रही होती हैं वो फाइल के सबसे एंड वाली लाइन पे ही आ रही होती हैं, एंड बॉटम सेक्शन पे। तो टेल क्या करता है, टेल उसको रीड करता है बॉटम से। सो टेल बॉटम से यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वार लॉग इंटरनेक्स करूँ तो हमें वो शो करा देगा इसकी लॉग्स को। सो टेल माइनस हैफ वार लॉग इस तरह रीड करते हैं, ठीक है, किसी भी लॉग फाइल को। तो टेल की कमांड क्या, टेल की कमांड में भी आप मतलब शो करा सकते हैं हाइफन एन के स्विच के साथ नंबर ऑफ लाइंस कितनी आपको शो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ लाइंस लिखते हैं 500 या 1000 या 10 या 20, मतलब लास्ट 20 लाइंस फाइल की शो करा दे, ठीक है। इस तरह आप इसको कर सकते हैं यूज़। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है विम की, वी आई या विम एडिटर। सो बेसिकली ये वी आई जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स उबंटू फ्लेवर में आता है। सो विम हमें इंस्टॉल करना पड़ता है थ्रू एपीटी पैकेज मैनेजर जो है। तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, विम मेरे पास है। सो इसको क्विट करते हैं अभी, और किसी फाइल को हम चेंज करते हैं फाइल के साथ, विम के साथ, सॉरी। सो अच्छा, विम की ना कुछ मोड हैं दो। विम बड़ा इंटरेस्टिंग सा एडिटर है, तो इसके दो मोड्स हैं, एक कमांड लाइन मोड है और एक कमांड लाइन मोड के बाद कोई भी कमांड देते हैं तो वो उस कमांड को एग्जीक्यूट करके उस मोड में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एस्केप दबाता हूँ तो मैं कमांड लाइन मोड में आ गया हूँ विम एडिटर के। अब मैं यहाँ पे आई प्रेस करूँगा तो ये इंसर्ट मोड में आ गया है, ठीक है। इसी तरह मैं दोबारा एस्केप दबाता हूँ और दोबारा मैं ओ प्रेस करता हूँ, ये एक लाइन नीचे लेके आके इंसर्ट मोड में आ गया है। इसी तरह मैं दोबारा एस्केप करता हूँ तो मैं अगर कॉलन लिखता हूँ ये सर्चिंग मोड में आ गया है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी लाइन नंबर दूँ कि लाइन नंबर 3 पे जाओ तो ये लाइन नंबर 3 पे आ गया, बेशक वो ब्लैंक है, A 1 2 3 इधर आ गया था। इसी तरह मैं दोबारा करता हूँ,
और लाइन नंबर 7 पे आओ तो ये लाइन नंबर 7 पे आ जाता है। इस तरह हम कुछ कमांड लाइन जो विम का कमांड मोड है उसमें कमांड लिख के हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा अपनी यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स को। इसमें सर्च भी कर सकते हैं आप। अगर एस्केप दबाया, कमांड मोड में आ गए, सर्च करें इसमें हेलो, सो हेलो के पास आ गया जो भी लाइन पे था फर्स्ट टाइम, और फिर दोबारा एन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट हेलो पे चला जाएगा अगर कोई मैच करती है स्ट्रिंग किसी और लाइन। ये इस तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ये एडिटर ही है तो इसमें आप आई प्रेस करके इसको लिखें अपना कंटेंट जो भी लिखना है, और इसको सिंपल एस्केप करें, कमांड मोड में आगे कॉलन और राइट क्विट करें और बाहर आ जाएं। अब आप अपना कंटेंट जो है वो देखें सेव हुआ है कि नहीं। तो आपका कंटेंट जो आपने चेंज किया है वो ऑलरेडी अब आ चुका है, ठीक है। तो कैट से हमने रीड किया उसे। ये विम का कुछ इस पे भी हम सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। विम पे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं काफ़ी, और आना चाहिए, काफ़ी अच्छा यूज़फुल और फेमस है एडिटर। नैनो भी इसी तरह ही है, नैनो भी यूज़ कर सकते हैं आप। कुछ लोग नैनो प्रेफर करते हैं, कुछ विम करते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। नैनो भी आप यूज़ कर सकते हैं, नैनो एडिटर है तो इसकी भी कमांड्स हैं सारी, आपको बताएगा किस तरह सेव करना है, किस तरह बाहर आना है, कंट्रोल एक्स वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं नैनो में आ जाता हूँ तो मैं अगर एग्जिट करना है कंट्रोल एक्स कर लूँ और मैं बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। नैनो करना है फाइल को फाइल 1.txt, अगर मैं क्या कहते हैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं, ठीक है। सो राइट करना मैंने तो कंट्रोल, ठीक है। अब वो क्या कह रहा, फाइल नेम टू राइट फाइल, यस। अब आगे उसने कमांड शो कराई है कुछ, क्या आप कैंसिल करना चाह रहे हैं, पेंड करना चाह रहे हैं, प्री पेंड करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो वो आपको उस तरह देना पड़ेगा कमांड के जो ऑप्शंस हैं, तो आपकी वो एग्जीक्यूट कर देगा। अभी मैं बाहर आ रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, ठीक है, और यस वाई, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं इसने क्या किया है। तो आई थिंक उसने सेव कर दिया, ठीक है, जो हमने नैनो के साथ एंट्री की थी, ठीक है। अब हम आगे यूज़ करते हैं टार। टार जो बेसिकली हमारे पास है वो हम कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, यूटिलिटी कमांड लाइन, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सर्वर में आती है उबंटू में। तो हम देख लेते हैं, टार हमारे पास ऑलरेडी है, टार का मैनुअल भी है हमारे पास, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। टार और इसके स्विचेस हैं कुछ कंप्रेशन के लिए, -C मस्ट यूज़ करना पड़ता है हमें, और CVFV वर्बस के लिए देखने के लिए, और F फोर्सफुली है, और जो आई थिंक आपने सोर्स फाइल और वो बताना है जिसको भी टार करना है, जिसको भी कंप्रेस करना है। तो चलें इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल 1.txt है, या डायरेक्टरी को आपने कंप्रेस करना है, तो मैं यूज़ करता हूँ टार सिंपल -cvf, और मैं जिस जो फाइल टार के नाम से बनाना चाह रहा हूँ टार एक्सटेंशन के साथ वो दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ dir1, आज की डेट के साथ करंट डेट, चलें करंट डेट लगा देता हूँ मैं 08042024, ठीक है, और डॉट टार, आगे जिस फाइल को कंप्रेस करना है या फोल्डर को उसका नाम कंप्लीट, ठीक है। ये अब उसने क्या किया, कंप्रेस कर दिया, CVFV लगाया हुआ था इसलिए इसने आपको शो कराया कि क्या क्या उसने कंप्रेस किया है इस फाइल में, इस टार की फाइल में, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, हमारे पास फाइल आ चुकी है, ये हमारे पास ये फाइल आ चुकी है, ठीक है। इसको ये तो हो गया टार, और टार से ही आप इसको आई थिंक वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, डीकम्प्रेस। अगर मैं देखूं XVF C means the compress, so X means extract, ठीक है।
अब इसको देखते हैं। इसने दोबारा हमें वही डायरेक्टरी को dir1 को वो कर दिया। अब टाइम देख सकते हैं आप, टाइम इसने मॉडिफाइड नहीं किया, सेम था सारा कुछ। इस वजह से अगर dir में मैं कुछ बनाता हूँ, dir1 में ये भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं एक डायरेक्टरी dir7 और इसको मैं बैक करता हूँ और अब मैं करता हूँ इसी को एक्सट्रैक्ट। तो ये हमें क्या एरर देता है, देखते हैं क्या मैसेज देता है, ये एरर देता है यार। अब देखते हैं इसने dir1 के साथ क्या किया। ठीक है, जो जो फाइल्स उस कंप्रेस फाइल में थी वो उसने ओवरराइड कर दी। ठीक है, वो सेम थी, तो उसने वहीं पे ही उसको कोई चेंज नहीं किया, वही चीज़ रहने दी। और जो dir7 नहीं थी उसने उसको नहीं छेड़ा, और dir7 उसमें पड़ी रही मेरी डायरेक्टरी में। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो नेक्स्ट कमांड है हमारी gzip। gzip भी एक कंप्रेशन के लिए यूटिलिटी है, कमांड लाइन। सो आप सिंपल इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल abc एक फ़ाइल है, तो gzip मैं कर लेता हूँ और abc का बस सिंपल दे देता हूँ मैं, सॉरी। अब मैं देखता हूँ इसने .gz की एक्सटेंशन के साथ abc को जिप कर दिया। ठीक है, अगर नाम नहीं दिया इसलिए उसने उसको कर दिया। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो गनजिप के साथ मतलब एक्सट्रैक्ट करूँगा या डीकम्प्रेस करूँगा abc.gz। सो abc फाइल मेरी दोबारा से एक्सट्रैक्ट हो गई या डीकम्प्रेस हो गई। gzip और gunzip हमें पता लग गया कि किस लिए यूज़ होते हैं। और इसी तरह हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारी आ जाती है wget। wget बेसिकली यूज़ होता है इंटरनेट के थ्रू, url के थ्रू आप wget करें और कोई भी फाइल या कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं अगर वो एक्सेसिबल है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि https और आपका कोई भी वेबसाइट का url। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ अगर google.com/abc.txt देखते हैं ट्राई, वो कहेगा एरर 404। अब google.com पे abc.txt इसको नहीं मिली। ठीक है, अब ये wget आप तब यूज़ करते हैं जब आपको कुछ चाहिए हो या डाउनलोड करने के लिए पैकेज। सम डॉक्यूमेंटेशंस में आपको ये इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि आप wget के थ्रू वो पैकेजेस डाउनलोड करवा रहे होते हैं आपसे डॉक्यूमेंटेशन में। तो वो पैकेजेस सर्वर पे पड़े होते हैं, तो डायरेक्ट आप जब wget करते हैं वो सर्वर से डाउनलोड हो जाते हैं आपकी कमांड लाइन इंटरफेस में सर्वर में यूजिंग CLI मोड। ठीक है, बगैर किसी ब्राउज़र के। सो wget आप ये यूज़ कर सकते हैं डाउनलोडिंग के लिए। कर्ल कर्ल नेक्स्ट कमांड है हमारी। सो कर्ल भी आप इसलिए यूज़ कर सकती हैं कि आप कर्ल की कमांड यूज़ करके URL को हिट करें और डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइल्स वगैरह। और आप कर्ल के थ्रू मतलब हिट भी भेज सकते हैं किसी सर्वर पे स्पेसिफिक URL पे या API URL पे या वेब हुक URL पे। कोई स्क्रिप्ट जो है शेल स्क्रिप्ट ट्रिगर करने के लिए भी यूज़ होता है। तो काफ़ी पर्पज़ हैं कर्ल की कमांड के भी। और ये जो इसकी यही है इसका यूजेज। और ये भी ऐसी है, कर्ल कर्ल लिख के आगे इसके ऑप्शंस हैं, कुछ यूज़ करनी है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल आप URL दे दें, वेबसाइट URL website.com जो भी है, आगे फाइल है तो फाइल। ठीक है, सो कर्ल की कमांड भी ये CLI यूटिलिटी में यूज़ होती है URL को हिट करने के लिए। आगे हमारी नेक्स्ट कमांड है SSH बेसिकली कमांड है कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू ही आप किसी दूसरे सर्वर को कनेक्ट कर सकें, मतलब SSH कर सकें या कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकें वर्किंग के लिए। मोस्टली सिक्योर शेल यूज़ होता है अगर रिमोटली सर्वर्स कहीं कोई किसी लोकेशन पे पड़ा है, कोई किसी लोकेशन पे पड़ा है, तो आप उसको कमांड लाइन के थ्रू ही SSH करते हैं। या डिफरेंट टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, अगर विंडोज़ में जाएंगे तो पुटी है, और भी काफ़ी टूल है जो SSH कर सकते हैं आप की पेयर के थ्रू। उसकी सर्वर की डिटेल दें तो आपका वो SSH
कॉन्फ़िगर हो जाता है। इसी तरह आपके पास CLI में भी कमांड, लिनक्स में CLI में कमांड होती है SSH, और आप सिंपल SSH की कमांड दें। अगर की पेयर के साथ कॉन्फ़िगर्ड है सर्वर आपका, तो की पेयर डॉट पेम की फ़ाइल यूज़ करेंगे। आगे अगर कोई पोर्ट चेंज है, कस्टम पोर्ट है SSH सर्वर की, तो ये देंगे, अदरवाइज़ देने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट 22 कंसीडर करेगा। सो हम डिफ़ॉल्ट ही कंसीडर करते हैं, और आगे हम यूज़र नेम @server होस्ट नेम डॉट कॉम जो भी है, और IP, अगर IP है तो IP दे सकते हैं। एंटर करेंगे, आपकी अगर क्रेडेंशियल्स करेक्ट है तो आप उस सर्वर में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, ये SSH की कमांड थी और सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए। ओके, हमारी नेक्स्ट कमांड है SCP बेसिकली सिक्योरली कॉपी करती है फाइल्स को बिटवीन होस्ट, मतलब एक सर्वर से अगर दूसरे सर्वर पे आपने कॉपी करना है डाटा, तो आप SCP सिक्योरली कर सकते हैं यूजिंग SSH टनल। SCP बेसिकली SSH टनल को यूज़ करता है, या आप इसको SFTP के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये SCP बेसिकली होता है। तो इसकी कमांड्स हैं काफ़ी, हाइफन स्विचेस भी देख लें, इसके अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा स्विच आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं। SCP या सिंपल आप सोर्स दें और टारगेट दें, जो फाइल नेम है वो आपको कॉपी कर देगा। इसमें भी वो रिकर्सिवली का स्विच यूज़ होता है। ठीक है, ये अगर आपने फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स को भी कंप्लीट कॉपी करना है, तो -R लगाना पड़ेगा आपको साथ। ठीक है, और -R जो है वो कॉपीज बिटवीन टू रिमोट होस्ट आर परफॉर्म बाय कनेक्टिंग। अगर आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर में कर रहे हैं तो आपको -R लगाना पड़ेगा। और इसमें -C की स्विच ऑप्शन क्या करती है वो भी हम देख लेते हैं। -C की ऑप्शन हमारे पास कंप्रेशन एनेबल करती है। ठीक है, अगर आप -RC लगा दें, ठीक है, तो वो कंप्रेशन के साथ आपको रिमोटली कॉपी करेगा वन सर्वर से दूसरे सर्वर पे। फॉर एग्जांपल SCP-RC, और ठीक है, RCR इस तरह भी कर सकते हैं रिकर्सिवली, और आगे सोर्स या जो भी आगे आपका टारगेट है और फाइल नेम के साथ। ठीक है, अगर मैं इसकी ऑप्शन देखूं तो वो इस तरह है, आपको कंप्लीट पाथ बताना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये इसकी एग्जांपल है SCP-RC और फाइल नेम -RC, इस तरह कुछ है। RC ये वाला स्मॉल R जो है रिकर्सिवली है, और कैपिटल वो यूजिंग हमने उसको क्या देखा था उसकी मैनुअल से, ये आई थिंक कंप्रेशन करता है। स्मॉल C साइफर और कैपिटल C कंप्रेशन, और आगे ये फाइल नेम और यूज़र रिमोट होस्ट पाथ जो भी है उसका, ठीक है, वो कॉपी कर देगा। अगर उल्टा हिसाब करना तो फाइल नेम बाद में आ जाएगा और वो इस तरह करना। ठीक है, अच्छा, हमारी नेक्स्ट कमांड है परमिशन से रिलेटेड है, chmod chon एंड chgrp। तो ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली इस कमांड में हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये LL या LS-RTLA, ये इसके ऑप्शंस हैं, स्विचेस हैं LS कमांड के। तो ये क्या करते हैं, ये हमें सॉर्टिंग के साथ, नेम वाइज और परमिशंस के साथ, ओनरशिप के कॉलम्स के साथ, डेट के कॉलम के साथ हमें डायरेक्टरी एंड फाइल्स को शो कराता है LS-RTLA। ठीक है, और बेसिकली जो सबसे लेटेस्ट फाइल होगी वो सबसे नीचे आ जाएगी इस स्विच के साथ। -RTLA सॉर्टिंग किया उसने। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है जी परमिशंस, ABC की परमिशंस हैं RW-R-, और डैश। जो फर्स्ट है ये आपको बताता है, अगर D लिखा हो तो डायरेक्टरी है, कुछ ना लिखा हो तो फाइल है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि फाइल है या डायरेक्टरी है जो भी। तो
आगे जो परमिशंस हैं वो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ लिनक्स की परमिशंस का। लिनक्स की परमिशंस बेसिकली रीड आर की होती है 6 पर 4, और डब्ल्यू की होती है 2 नंबर, और एक्स की होती है एग्जीक्यूशन की, डब्ल्यू मीन राइट और एक्स मीन एग्जीक्यूट, और इसकी है 1। सो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, आर डब्ल्यू एक्स, आर डब्ल्यू एक्स, आर डब्ल्यू एक्स। जो पहला आर डब्ल्यू एक्स सेक्शन है परमिशन का वो होता है ऑनर के लिए, यूज़र के लिए। दूसरा आर डब्ल्यू एक्स जो है वो होता है ग्रुप के लिए, ठीक है। लिनक्स में जो ग्रुप्स बने होते हैं वो उसके लिए होता है। जो तीसरा आर डब्ल्यू एक्स है वो है पब्लिक के लिए, अदर के लिए, मतलब जो इससे बाहर जो पब्लिक और अदर उनके लिए होता है। तो ये इसको जो थर्ड सेक्शन है आर डब्ल्यू एक्स, आर डब्ल्यू एक्स, आर डब्ल्यू एक्स, सो अगर वो अदर के लिए दी हुई है तो वो तो रिस्की काम है। इट मीन्स कि वो सिक्योर नहीं है इतना, उसको नहीं देनी चाहिए। आप लिनक्स में मेन यूज़र को दें, ओनर को दें, या आप उसको ग्रुप को दें, ठीक है। उसको अवॉइड करें कि आप पब्लिक परमिशंस जो हैं उसको रीड राइट की और एग्जीक्यूट की दें। आप कोशिश करें रीड की ही दें अगर जहाँ पे ज़रूरत है। तो हम चेंज करते हैं इसको, ये नंबरिंग के थ्रू होती है। सी एच मोड कमांड है बेसिकली। सी एच मोड इसको मैनुअल देखते हैं हम, ठीक है। सी एच मोड चेंज फाइल मोड बिट्स, ठीक है। ये इसकी जो स्टैंड्स फॉर, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम परमिशन इसके थ्रू चेंज करते हैं एबीसी की। एबीसी करंटली क्या परमिशन है, आर डब्ल्यू डैश आर डैश आर डैश, ठीक है। तो हम इसको करते हैं आर डब्ल्यू एक्स करते हैं, मीन 7, ठीक है। और इसको आर डैश एक्स, आर डैश एक्स, तो ये बन जाएगा 4 और एक्स का 1, 5। तो ये हमारे पास आ गया 55 ए बी सी। अब इसको हम देखते हैं क्या इसने परमिशन किया है। देखें, पहली हमारे पास है आर डब्ल्यू एक्स और आर डैश एक्स और आर डैश एक्स, मतलब एग्जीक्यूशन की एवरीथिंग, मतलब हर सेक्शन में एग्जीक्यूशन की इसकी अनेबल्ड है, इसलिए इसने ग्रीन कर दिया टर्मिनल पे। ग्रीन का मतलब है ये इंडिकेट करता है कि इस फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशंस हैं हर लेवल पे। सो आप इससे भी आइडिया लगा सकती हैं कि सिक्योर है कि नहीं, तो फिर आपको इसको डिसेबल करना पड़ता है अगर करना चाहें तो इस तरह आप इसको फोल्डर या फाइल्स को रिकर्सिवली यूज़ करना है अगर परमिशंस चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर DIR7 में 6 फाइल्स हैं और 7 फोल्डर हैं DIR7 के, तो हाइफन मैं सारों की परमिशन एक जैसी करना चाह रहा हूँ, मैं -R का स्विच लगाता हूँ और 777 कर देता हूँ, और DIR7 में जो कुछ होगा वो 777 हो जाएगा। अगर मेरा कुछ पड़ा हुआ है तो, अब नहीं पड़ा तो वो नहीं करेगा। अब मैं नहीं बनाऊंगा तो वो नहीं करेगा, दोबारा से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट परमिशन है वो लेके आता है, जब जब आप क्रिएट करते हैं वो डिफ़ॉल्ट परमिशन ले आता है जो लिनक्स में सेट होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल में। ठीक है, यहाँ पे अब आगे, यहाँ इसका तो आइडिया हो गया आपको। सी एच मोड का, सी एच ऑन है जो ओनरशिप चेंज करता है यूज़र की और ग्रुप की। ये यूज़र है, ये यूज़र है और ये ग्रुप है, और आगे फाइल और फोल्डर, ठीक है। जो आपने जो भी यूज़र देना है, जो भी ग्रुप देना है, फाइल और फोल्डर को वो देना है। और अगर आपने सी एच ऑन करना है रिकर्सिवली, -R, ये आपका बेसिकली यूज़र और ये आपका ग्रुप और फाइल और फोल्डर, इनमें से कोई एक आप अपना नेम दे सकते हैं, फाइल नेम, फोल्डर नेम। इसी तरह CHGRP जो है वो सिंपल, अगर आपने इसका ग्रुप नेम चेंज करना है, अभी मैंने इसको इस फाइल को ग्रुप नेम दिया हुआ है www डेटा, तो हम इसको करते हैं CHGRP ग्रुप, ग्रुप में देता हूँ रूट ABC। अब देखते हैं क्या बनाया है इसने, ठीक है। इसका ग्रुप इसने चेंज कर दिया, सिंपल। आप इस तरह भी चेंज कर सकते हैं CH ऑन
www डाटा और ग्रुप, फिर इसको www डाटा पे ले आए, ये चेंज कर देगा। इस तरह भी कर सकते हैं, CHGRP के साथ भी कर सकते हैं, काफ़ी वेज हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों कमांड्स कवर हो गई। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है PS बेसिकली हमें शो कराती है प्रोसेसेस लिनक्स में। फॉर एग्जांपल लिनक्स के प्रोसेसेस हैं AOX। अगर हम इसको देखें, इसके स्विच PS के ए से क्या स्टैंड, ए से क्या मतलब होता है और AUX से क्या होता है, टू सी एवरी प्रोसेस ऑन द सिस्टम यूजिंग BSD सिंटैक्स। सो हम AUX यूज़ करते हैं यहाँ पे। एक मिनट, लेफ्ट द BSD स्टाइल, और चलें इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। PS AUX, ये हमारे पास इसने प्रोसेसेस शो करा दिए। वेब सर्वर क्या यूज़ कर रहा है, उसका प्रोसेस आईडी क्या है, और कौन सा ये यूज़र, रूट का ये यूज़र है, इसका प्रोसेस है, ये वेब सर्वर का यूज़र है, ये प्रोसेस है, काफ़ी सारा। अगर आप ग्रैप करें, ग्रैप बेसिकली हमने पढ़ा है, इसको ग्रैप करें, देखते हैं ये शो कराता है कि नहीं। ये www डाटा के उसने सारे हमें शो करा दिए। इसी तरह यूबंटू के देखने हैं तो आपको यूबंटू के शो करा देगा, ठीक है, यहाँ से ये यूबंटू की, ठीक है। इसी तरह अपने रूट के देखने हैं तो रूट के शो करा देगा आपको, ये रूट के प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो PS-EF करें तो तब भी आपको सारे एवरी प्रोसेसेस दिखा देगा। इसको आप अगर ज़्यादा प्रोसेसेस हैं तो ग्रेप लगाएं, लेस लगाएं, पेज बाय पेज देखें। ये देखें कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स, अगर जो भी करना है, मोर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी पेज बाय पेज शो कराता है आपको। तो इस तरह है, ये कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के साथ यूजिंग पाइप साइन, ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ जाती है टॉप की। टॉप की कमांड बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए होती है, सिस्टम रिसोर्सेज को शो करता है, क्या यूटिलाइजेशन है उसकी करंटली। सो ये चेंज हो रही होती है, ठीक है। आपको करंट स्टेट शो करा रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये आपको लोड एवरेज CPU की शो करा रहा है, इस टाइम कोई लोड नहीं है, 0 है, कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा इतना हैवी। जो वेब सर्वर होते हैं उनमें तो बहुत कुछ यूज़ हो रहा होता है, प्रोसेसेस आ रहे होते हैं, और यहाँ पे वेब सर्वर के यूज़र और उनके प्रोसेसेस, फिर आगे CPU बता रहा होता है कितना है। और भी दूसरी वेब सर्वर के अलावा और कई सर्वर हैं, लाइक माई SQL अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, डेटाबेस सर्वर और स्क्रिप्ट्स वगैरह और भी कुछ है अगर, वो सारा आपको बताते हैं ये टॉप की कमांड के थ्रू। आपको डिटेल पता लग जाती है मॉनिटरिंग, CPU कितना लेके जा रहा है, कौन सा प्रोसेस, सिस्टम के यूज़र्स और सिस्टम के प्रोसेसेस कितना CPU लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, क्या चीज़ यूज़ हो रही है, यहाँ पे आपको यूज़ हो जाता है, आइडिया हो जाता है। फिर मेमोरी कितना लेके जा रहे हैं, फिर लोड कितना है। समटाइम्स आपको लगता है कि आपका सर्वर चोक हो गया बिल्कुल ही, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं टॉप की कमांड से, तो आपको पता लग जाता है, ठीक है। टॉप की कमांड पे भी काफ़ी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, क्योंकि इसके भी काफ़ी कमांड मोड्स हैं, इसकी कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं आप मॉनिटरिंग के लिए, तो उस पर भी हम बनाएंगे, या फिर आप इसको मैनुअल भी देख सकते हैं कि टॉप की कमांड में आप स्विचेस यूज़ करें तो क्या क्या आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा टूल है, मॉनिटरिंग टूल है एक किस्म का CLI पे। अच्छा, आगे किल की कमांड है हमारे पास। किल किसी भी प्रोसेस को, लाइक टॉप से आपने देख लिया कि कोई प्रोसेस हॉल्ड हो गया है, या कोई प्रोसेस सिस्टम की CPU मेमोरी ज़्यादा लेके जा रहा है और आप उसे किल कर सकते हैं, कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डालता आपके सिस्टम पे, तो आप उसको किल की कमांड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। किल आगे प्रोसेस आईडी, ठीक है, प्रोसेस आईडी जो भी है 1 2 3 4, ये PID आपको शो कराता है, ठीक है। सॉरी। अच्छा, ये आगे नेक्स्ट कमांड आपकी आ जाती है DF-H। DF-H आप डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्क स्पेस अपनी देख सकते हैं, रूट वॉल्यूम -HT ऑप्शन लगा के साथ।
ये आपका रूट वॉल्यूम है जिधर फाइल सिस्टम पूरा माउंट है। तो इसकी टोटल जो है, इसकी टाइप है ext4, ये -t मैंने लगाया है टाइप के लिए। इसकी टाइप है ext4 और टोटल इसका साइज़ है 146 150 जी होगा, जो सिस्टम रिजर्व थोड़ा बहुत वो लेता है। और यूजेबल 146 है, 101 यूज हो चुकी है, 46 GB फ्री है, और परसेंटेज में इतने % यूज़ हुई है। ठीक है, तो df-ht से आप ये चेक कर सकते हैं अपना फाइल सिस्टम का। अगर कुछ माउंटेड भी है सेपरेट वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई शेयर्ड वॉल्यूम NFS का माउंट किया हुआ है, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। ठीक है, तो उसका भी साइज़ बता देगा। तो इस कमांड से आप चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड है हमारे पास डी की डिस्क यूजेज डी, और इसको भी आप मैनुअल से देख सकते हैं, डिस्क यूजेज शो कराता है। इसके भी कुछ स्विच हैं, वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ करता हूँ और मैंने देखना है कि DIR7 का साइज़ क्या है या ABC फाइल का साइज़ क्या है, तो मैं देखता हूँ SH के थ्रू। ये है जी 4.0 के ABC। अगर मैंने सारे जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, सारों का देखना है कि हर फाइल का सेपरेटली कितना है, हर फोल्डर का सेपरेटली कितना है, तो मैं DU-SH और स्टेरिक ये यूज़ करूँगा। तो ये मुझे शो करा देगा कि ABC का इतना है, DIR6 का 8K है, 8.0 के है, और ये MBs में भी जाता है, GBs में भी जाता है। फिर इससे आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है, कि कौन सी फाइल कितना डिस्क यूजेज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट कमांड हमारी आती है फ्री। फ्री कमांड जो बेसिकली है वो मेमोरी को चेक करने के लिए है कि मेमोरी कितनी यूज़ हो गई है। डिस्प्ले अमाउंट ऑफ फ्री एंड यूज्ड मेमोरी इन दी सिस्टम। ठीक है, सो आप इसको -G का स्विच लगाएं या -M का स्विच लगाएं। M का बेहतर होता है क्योंकि आपको मेगाबाइट्स में भी वो शो करा देता है। MBs में शो कराता है कि कितना MBs में रह गया है, कितनी यूजेज हो गई है। मेरे इस सर्वर की 4 GB रैम है और यूज्ड 591 हुई और फ्री 361 है। अगर यूज़ 591 है तो 361 फ्री क्यों है? वो इसलिए कि वहाँ पर बफर कैशे में इतनी बफर कैशे में स्टोर हो गई है। ठीक है, इतनी यूटिलाइज बफर कैशे कर रहा है, इसलिए हमारे पास फ्री इतनी है। अवेलेबल भी इतनी है लेकिन वो बफर कैशे में उसने रखी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि आपकी मेमोरी कितनी है, यूज़ हो रही है, कितनी फ्री है। यू नेम जो है वो सिस्टम इंफॉर्मेशन की प्रिंट करने के लिए होती है। यू नेम कमांड, यू नेम का हाइफन थोड़ा सा स्विच इसके यूज़ कर लें तो ज़्यादा डिटेल में बताता है। -RA, सो ये आपको कर्नल का वर्जन, नेम और फ्लेवर बता देता है, लिनक्स का कौन सा है, ये पूरा डिस्प्ले कर देता है। इस तरह की चीज़ है। अगर आप खाली यू नेम लिखें तो आपके पास सिंपल लिनक्स आ रहा है, यू नेम -A लिखें तो आपके पास ये पूरी कमांड आ गई। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कमांड है आपके पास आई इफ़ कन्फिग मैंने नेट टूल्स थर्ड पार्टी नहीं किए हुए, इसके लिए थर्ड पार्टी नेट टूल्स की कमांड इंस्टॉल करनी पड़ती है यूजिंग APT। सो वो करेंगे तो आपको इफ़ कन्फिग के थ्रू इंटरफेस, जो नेटवर्क इंटरफेसेस होते हैं सर्वर के साथ कनेक्टेड, उसकी डिटेल, नेम वगैरह शो करा देता है, और उसके प्राइवेट IP, वो IP क्या ले रहा है प्राइवेट, वो शो करा देता है, किस इंटरफेस पे कौन सा IP है। तो इस तरह की चीज़ें हम ऐसे भी देख सकते हैं। IP एडर जो बाय डिफ़ॉल्ट कमांड आती है उसके थ्रू भी देख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो पिंग की कमांड है, पिंग जो है टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी की, आपका सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट है कि नहीं, कनेक्टिविटी है कि नहीं, इंटरनेट यूज़ कर रहा है कि नहीं। तो सिंपल पिंग गूगल.com करें तो आपको ये कनेक्टिविटी शो करा देगा कि यस, इंटरनेट से कनेक्टेड है आपका सर्वर। ठीक है, और नेट स्टैट, बेसिकली नेट स्टैट जो कमांड है ये नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करती है, शो कराती है। ये भी, इसके भी आपको नेट टूल्स यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें APT इंस्टॉल नेट टूल्स। सो ये मैं अभी सर्वर पे नहीं कर सकता, आपने अगर प्रैक्टिस करनी है अपने फ्रेश सर्वर पे इसको कर सकते हैं। इसकी भी ऑप्शंस कुछ या साथ लगा सकते हैं आप,
नेट स्टैट आपको ये नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स यूजिंग पोर्ट बेस शो करा देता है कि कौन सी पोर्ट पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, और कौन सा प्रोसेस आई थिंक लेके जा रहा है, ये चीज़ें शो कराता है आपको। इसके लिए एक और बिल्ट इन जो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक कमांड आती है, वो आई थिंक एसएस है, ठीक है। आप इससे भी नेट स्टैट का काम ले सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी आती है, इसको अगर आप करें तो ये आपको शो करा देगा पोर्ट भी और इस तरह की चीज़ें। इसके स्विचेस कम्बिनेशन यूज़ करें तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा ये। ओके, नेक्स्ट कमांड हमारे पास आईपी टेबल्स। आईपी टेबल्स बेसिकली फायरवॉल की कमांड है लिनक्स में, और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक आती है। और ये कुछ रूल्स वगैरह सर्वर को सिक्योर करने के लिए कि किस सर्वर मतलब सर्वर में आप रूल्स कुछ लिखते हैं फायरवॉल के यूजिंग आईपी टेबल्स कमांड, तो उसमें ये डिफ़ाइन करते हैं कि सर्वर को किस आईपी से एक्सेस होनी चाहिए, किस पोर्ट पे एक्सेस होनी चाहिए। अगर इस इधर से रिक्वेस्ट आ रही है इस पोर्ट पे तो वो डिसेबल उसको एक्सेस ना दे, इस तरह की चीज़ें सारी। एसएसएच की एक्सेस अगर ओनली स्पेसिफिक आईपीज़ के लिए देनी है तो वो आईपी टेबल्स के थ्रू आपको रूल लिखने पड़ते हैं। सो ये एक सिक्योरिटी का टॉपिक है, इसको हम सेपरेटली वीडियो में देखेंगे डिटेल में। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी आप अभी फ़िलहाल मैनुअल देख सकती हैं कि आप इसके चेंज होती हैं, रूल्स होते हैं, किस तरह आप उसको लिखते हैं। लेकिन आजकल बेसिकली ये भी यूज़ कर सकती हैं आप, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर मोस्टली सर्वर्स क्लाउड पे चले गए हैं, तो क्लाउड का अपनी फायरवॉल होती है। क्लाउड के अगर AWS की बात करें तो उधर आपको अपनी सिक्योरिटी ग्रुप्स मिल जाती हैं EC2 इंस्टेंसेस के सर्वर के। उधर आप ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं कि किस आईपी को अलाउ करें किस पोर्ट के लिए, ठीक है, प्रोटोकॉल वगैरह सारा मेंशन कर सकते हैं इस तरह आप। तो काफ़ी अच्छा है, क्लाउड बेस पे ये चीज़ें हमें अब इजीली GUI इंटरफेस पे अवेलेबल है। आपने करना है, ये भी यूज़ हो रहा है लेकिन वो भी यूज़ हो रहा है साथ साथ, एडवांस चीज़ें हैं वो भी, तो दोनों को आना चाहिए, ठीक है। इसको हम देखेंगे सेपरेट वीडियो में, अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो इसकी बनाऊंगा। अच्छा, हमारी नेक्स्ट कमांड है सिस्टम CTL। सिस्टम CTL बेसिकली मैनेज करता है सिस्टम सर्विसेज को, और इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं सिस्टम की सर्विसेज को, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं और रीस्टार्ट कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। मेरे पास अभी इंजन एक्स इंस्टॉल्ड है और रनिंग में है, तो मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ। सिस्टम CTL के थ्रू आपको सर्विस शो करा देगा। मैं इसको रीलोड भी कर सकता हूँ। सिस्टम CTL रीलोड इंजन एक्स, तो ये रीलोड हो जाएगा। और इसको मैं हम अभी देखता हूँ स्टेटस, सॉरी स्पेस नहीं डाली मैंने, तो ये हमारे पास ठीक है। तो अभी मैं स्टॉप नहीं कर सकता, इस सर्विस को यूज़ हो रहा है, तो इस तरह आप सिस्टम CTL के थ्रू सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट। अगर इसमें MySQL इंस्टॉल होता तो MySQL को भी आप इसी तरह देख सकते थे। आई थिंक MySQL इंस्टॉल है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। नहीं, इसमें MySQL नहीं है, वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है जर्नल CTL की। जर्नल CTL बेसिकली क्यूरी द सिस्टम जर्नल। सो कोई भी अगर एरर आता है, आप क्यूरी करते हैं सिस्टम जर्नल को, तो ये आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे देता है थोड़ी सी कि एरर क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्विस कोई रीस्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इंजन एक्स स्टार्ट कर रहा हूँ या कुछ चेंजेस किए हैं इंजन एक्स कॉन्फ़िगरेशन में, और वो स्टार्ट नहीं हुआ, दोबारा रीस्टार्ट नहीं हुआ, एरर दिया है, तो वो एंड में अपने ना एक लाइन देता है कि आप जर्नल CTL भी देख सकते हैं कि क्या इशू है, तो ये एरर दे रहा है हमें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जर्नल CTL से भी। और हमारी जो लास्ट कमांड है वो है क्रोन टैब की। क्रोन टैब बेसिकली यूज़ होता है स्केजुलर के लिए। वो इस तरह है कि अगर आपने कोई स्क्रिप्ट रन करना है सर्वर पे कि मेरा ये स्क्रिप्ट चले
डेली इतने बजे, शाम के 5 बजे या रात के 12 बजे, जब ऑफिस से सारे काम करके चले जाते हैं, तो आपने बैकअप लेना है, ठीक है, डेली। तो आप बैकअप स्केजलिंग कर सकते हैं यूजिंग क्रोन टैब, क्रोन जॉब्स। सो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है बैकअप्स के लिए, स्क्रिप्ट्स को ट्रिगर करने के लिए। काफ़ी जगहों पे इसकी मतलब यूज़ केसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इसकी क्रोन टैब, इसकी कमांड है, और एल से प्रिंट हो जाता है अगर कोई कमांड लगी हुई है, और क्रोन टैब -E से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके जो सिंटैक्स है वो इस तरह है कि 5 स्टैरिक है, और आगे आपकी कमांड है, और आगे आपकी स्क्रिप्ट फाइल है, जो भी आपने परफॉर्म करना है अपना स्केजुलर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब ये है कि पहले स्टार का ये मिनट है, एवरी मिनट ऑफ द एवरी डे एंड एवरी डे ऑफ द मंथ, इस तरह सारा ना। तो ये स्टैरिक का मतलब है हर मिनट में ये चलता रहेगा, हर मिनट बाद, हर 1 मिनट बाद ये मेरा स्क्रिप्ट चलेगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। इधर मतलब 5 कर दें, तो हर 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह ये चीज़ें आपको करता है। अब तो एक वेबसाइट आ गई है, वो आपको क्लियर आइडिया दे देती है। आई थिंक क्रोन टैब गुरु है, वहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, अपनी क्रोन्स मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, और कमांड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। वो आपको पूरा इसका ना कमांड बना के दे देता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी बेसिक कमांड्स एंड होती हैं, और आज का सेशन एंड होता है। इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़े एडवांस टॉपिक लेके आऊँगा। फिर हम डॉकर वगैरह, डॉकर फाइल, और फिर हम डॉकर कंपोज को देखेंगे। डेवलपर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, फिर डेवऑप्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी कंटेनराइजेशन एप्लीकेशंस को देखेंगे कि किस तरह हम कंटेनर पे एप्लीकेशन चलाते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन चला सकते हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स यूजिंग कंटेनर्स। फिर उसके बाद हम कुबरनेटिस को देखते हैं, इंशाल्लाह वो देखेंगे, वो टॉपिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये कंप्लीट आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल सेशन, और डिटेल्ड में मतलब एक कह लें कि वर्थफुल, मतलब काफ़ी वीडियोस आपको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। सो बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और स्टे ट्यून रहें, मेरे साथ इन टच रहें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको अलर्ट मिले और आप उसको टाइमली देख सकें। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप मतलब आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह वो भी प्रिपेयर करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।